Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? You know I am Shadad Wahid and I am addressing you from the platform of Punjab Group of Colleges. And we have started chapter number 10 and we are going to discuss another marvel of the God, that is the platforms. जैसे मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बोला था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन वो चीज़ें हमें किस किस ने दी, और आपको शेर याद करवा रहा हूँ कि इन्हीं पत्थरों पे चल के जो आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। लेकिन हमारी इस एवोल्यूशन के जर्नी में बहुत सी कहकशाएँ आईं कि जिन्होंने हमें वो रोशनियाँ अता की कि जिनके ऊपर चल के जाहिर है आज हम उन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। ये चीज़ें क्या क्या थी, हमें कब कब कैसे कैसे मिली, अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। हाय माय zoologists, being the zoologist you have gone through the three phyla. One of them was what? The phylum Protoctista that provided us the origin. Then we discussed sponges, and yesterday we discussed in 2 lectures what? The Cnidarians, right? And today we want to move ahead. लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं platy. Platy, and platy means the flat. And helminthes, ये मैंने जो वर्ड बोले हैं ये आप लोगों को स्पेलिंग याद करवाने के लिए बोले हैं। Platy, helminthes. Now, what is its true pronunciation? Platyhelminthes. It's a true pronunciation for this phylum, Platyhelminthes, right? लेकिन याद करने के लिए मैंने क्या बोला है? Platyhelminthes. What is their डायग्नोस्टिक फीचर? जैसे मैंने अभी बोला कि उसके फाइलम का नाम प्रेडिक्ट कर रहा है कि दे शुड बी द फ्लैटफॉर्म्स। नाउ इफ आई वांट टू से कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्लैटफॉर्म्स, तो इसकी फ्लैटनेस 2 तरह से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे मुंह को इस तरीके से कंप्रेस करें, समथिंग वन ऑफ माई वेरी फेवरेट स्टेज एक्टर and drama artist, that is basically Iftikhar Thakur, तो then your face will be laterally compressed, साइडों से compress किया गया। But flatworms are not like that. They are basically dorso-ventrally compressed, something like my body. My body is basically compressed from dorsal side and from ventral side, hence my body is also a bit flat. So we are basically dorso-ventrally compressed organisms. We are not rounded. We are not barrel-shaped. We are not cylinders. We are pressed from the back side and front side. Therefore, we are called as what? Dorso-ventrally compressed organism. And the same is the case with the compression of these organisms known as what? Platyhelminthes. So यही उनका डायग्नोस्टिक फीचर है कि these are dorso-ventrally compressed flat organisms. अब आप इमेजिन करें कि ये कितनी फ्लैट है, क्या वो मेरे तरीके से फ्लैट है या मेरे से भी ज़्यादा फ्लैट है? तो आंसर इज कि आप इमेजिन ये करो कि आप लोगों के पास एक एलईडी है, वो कितनी फ्लैट हो सकती है, कितनी पतली हो सकती है। और अगर आप उससे भी कोई थिन चीज़ देखना चाहते हैं तो जस्ट फोकस योर सेल्फ अबाउट अ लीफ, और आप लीफ को देखो कि लीफ भी हमारा एक डॉर्सो-वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड स्ट्रक्चर है। अगर मैं किसी मोहतरमा या खवातीन के रेफरेंस से बात करूं तो आप ये समझ लो कि आप एक पर्टिकुलर पेड़े को एक बेली हुई रोटी में कन्वर्ट कर दो तो वो भी दैट इज बेसिकली अ फ्लैट पेड़ा। तो कुछ ये एनालॉजीज है जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। दिस वेरी ऑर्गेनिज्म इज बेसिकली डॉर्सो-वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड ऑर्गेनिज्म। नाउ जो मेरा अगला काम है वो ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा माजी याद कराऊं। किसका माजी? एवोल्यूशन का माजी। और मैंने आपको याद करवाया था कि ये जर्नी ये एक रात का जर्नी नहीं है, एक माह का जर्नी नहीं है, एक साल का जर्नी नहीं है, बल्कि ये बिलियंस ऑफ ईयर्स का जर्नी।
तो मैं आप लोगों को बिलियंस ऑफ ईयर्स बैक लेके जा रहा हूं। आपने क्या देखा कि सबसे पहले जिन ऑर्गेनिज्म से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई दोज वर प्रोटोक्टेस्ट। और अगर आप किसी प्रोटोस्टा को देखें तो क्या आप लोगों को उसमें ब्लास्टोड नजर आता है? तो आंसर इज नो। तो फिर हम उन्हें एनिमल्स नहीं कह सकते। जो ऑर्गेनिज्म ब्लास्टोडा बना सकते हैं उन्हें हम लोग एनिमल्स की कैटेगरीज में फॉल करवाते थे। तो जब एनिमल्स की कैटेगरी स्टार्ट हुई तो मुझे सबसे पहले वो ऑर्गेनिज्म नजर आए कि जिन्हें हम पैराजोन्स बोलते हैं। और आपको पता है कि पैराजोन्स को हम पैराजोआ इसलिए बोलते थे बिकॉज कि उनकी बॉडी में किसी किस्म की कोई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। लेकिन वो वाले ऑर्गेनिज्म जिन्होंने अपनी बॉडी में प्रॉपर टिश्यूज बनाना शुरू कर दिए, वो सारे के सारे लड़ी जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे चल रही है, they have got the tissues, therefore we include them in a very very big division that is called as eumetazoans। तो इससे आगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से आगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर यूमेटाजोन्स। नाउ फिर एक और मोड आता है एवोल्यूशन में, ये बात डिस्कस हुई, रिइंफोर्स कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर मोड पे ये डिसाइड होता है कि इस ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री कैसी होगी, बॉडी का प्लान कैसा होगा, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस कैसा होगा। तो ये पता चला कि जनाब एक तो बन जाएंगे रेडियल सिमेट्री वाले, जैसे कि हमने कल पढ़े थे द ग्रेट ब्यूटी एंड कलर ऑफ द ओशंस दैट इज द नाइटेरियंस। लेकिन उसके बाद जो दूसरा ग्रुप मेरे पास बना, दे वर बेसिकली बाइलेटरल्स, मींस कि उनकी बॉडी को मैं सिर्फ एक प्लेन से दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, राइट, समथिंग लाइक यू एंड मी। सो ये जो पॉइंट बी था, यहां इस पॉइंट पे ये तय हुआ कि ऑर्गेनिज्म जो इस पॉइंट बी से आगे वाले ग्रुप्स में शामिल होंगे, ऑल ऑफ देम हैव गॉट द बाइलेटरल सिमेट्री। प्लस एक और बात तय हुई कि अगर आप ग्रेड रेडिएटा के ऑर्गेनिज्म को देखते हो तो उस ग्रेड रेडिएटा में ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ दो किस्म के सेल रखते थे, वन ऑफ देम एक्टोडर्म, अदर वन वर द एंडोडर्म्स। लेकिन जब बाइलेटरिया मेरे पास हुआ तो एक और चेंज आई और यहां पे अब तीन किस्म के सेल बनना शुरू हो गए, एक्टोडर्मल सेल्स, व्हाट एंडोडर्मल सेल्स, एंड इन बिटवीन दीज टू देयर वाज अ डेवलपमेंट ऑफ न्यू काइंड ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड एज अ मेसोडर्म। तो फिर यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए, दे वर बेसिकली व्हाट कंसिस्टिंग ऑफ थ्री जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट। फिर हम चलते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसे हम पॉइंट सी बोल रहे हैं। ये एक और एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिससे मैंने अभी डॉट लगाया है, एरो लगा के बाहर भी निकाल लेते हैं, दैट वेरी सी पॉइंट। यहाँ पर यह तय हुआ कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई कैविटी बनेगी या नहीं बनेगी। तो जिस ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी में कैविटी नहीं बनाई उसे हमने नाम क्या दिया, एसिलोमेट का, राइट। और जिन्होंने कैविटी बनाई उनके आगे फर्दर दो टाइप्स हो गई कि या तो उनकी कैविटी फॉल्स होगी या ट्रू होगी। और अगर कैविटी फॉल्स थी तो आपको याद है मैंने बोला था दे आर बेसिकली सूडोसिलोमेट्स, और जिनकी कैविटी थी दे वर कॉल्ड एज व्हाट, सिलोमेट्स। और एवोल्यूशन इससे आगे कहां चलती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे रुके हुए हैं दैट इज बेसिकली द पॉइंट सी। और इस पर्टिकुलर पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए हजारों लाखों साल जिंदगी इवॉल्व होती रही, राइट। सो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की या इस पर्टिकुलर ग्रुप की एवोल्यूशनरी स्टेटस क्या है। सो लुक एट दिस, इफ वी लुक एट द सेलुलरिटी, सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली multicellular. These organisms are multicellular, right? And if you look at their tissue level organization, so yes, they have got the tissues. So tissues are present. We can place a good over here. And these organisms, those have got the tissues are called as eumetazoa. So these are eumetazoa. And if you look at their symmetry, you know very well they have got the bilateral symmetry. It means कि इन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को हम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, therefore they are called as bilaterals. And if you look at the next evolutionary point C, so they don't have any coelom. Say don't have. They do not have any coelom. इनके पास कोई सिलोम नहीं है। और आपको पता है कि जिन ऑर्गेनिज्म के पास
कोई सिलोम नहीं होती, हम उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? एसिलोमेट्स. दीज आर कॉल्ड एज एसिलोमेट्स. Right. And if you look at the layers, so let's move to the next column of the board. और next column of the board मुझे क्या बता रहा है? ज़ाहिर है layers के बारे में. तो they have got of course 3 types of cells, so they should make 3 layers. Outer one consists of very small cells, and these particular small cells are called as ectodermal cells, and these ectodermal cells they are lying outside. ये सबसे बाहर होते हैं और ये उसकी बॉडी की प्रोटेक्शन कर रहे हैं. फिर उसके बाद आते हैं मेरे पास सबसे अंदर वाले सेल, और उन अंदर वाले सेल्स को हम नाम कर देते हैं एंडोडर्मल सेल्स. एंडोडर्मल सेल्स. अब आपने ये इमेजिन करना है माय डियर स्टूडेंट्स, बात को जरा आप गौर से समझेंगे. बेस्ट एग्जांपल क्या है? बेस्ट एग्जांपल है आपके घर में प्रेजेंट मेड या आपकी वालदा मोहतरमा या आपकी कोई सिस्टर जो क्या पका रही है? रोटी. कैसे? आपने क्या किया? आपने एक रोटी को बेला. जब आपने उस पर्टिकुलर रोटी को बेला तो उसके अंदर कोई स्पेस नहीं था, लेकिन जब आपने उसको पकाना शुरू किया उस पर्टिकुलर तवे के ऊपर डाल के, तो क्या हुआ? अगर कोई बहुत अच्छी मतलब मैन्युफैक्चरर ऑफ द ब्रेड है तो आप देखेंगे कि वो 2 लेयर्स को बिल्कुल सेपरेट कर लेती. When 2 layers are basically separating from one another, तो we use a term for it that is called as a delamination. 2 layers दूसरे से जुदा कर देना, 2 layers को दूसरे से जुदा कर देना कहलाता है delamination. तो जब हमने delaminate किया तो जो हमारी चपाती थी उसकी 2 layers बन गई, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली. यही वाला काम यहां पर भी हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन. इन पर्टिकुलर 2 किस्म के सेल्स के दरमियान में एक तीसरी किस्म के सेल बन गए जिनका नाम क्या था? मेसोडर्मल सेल्स. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि जब लैमिनेशन हो रही थी तो चपाती के दरमियान में कैविटी क्रिएट नहीं हुई, बल्कि उस पर्टिकुलर कैविटी को थॉरली फिल कर दिया एक खास किस्म के सेल्स है जिनका नाम मेरे पास क्या था? मेसोडर्मल सेल्स. ठीक है. तो चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे द कैविटी वाज टोटली टेकन अप बाय द मेसोडर्मल सेल्स, देयरफॉर these particular organisms they are acoelomate despite of the fact that they have got 3 types of cells. And now we want to move to the next thing, and that is called the size. तो जो साइज है जाहिर है वो मेरे पास माइक्रोस्कोपिक से लेकर, ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक से लेकर क्वाइट लार्ज, मे बी मीटर्स लॉन्ग, ऐसा भी हो सकता है. और मीटर्स लॉन्ग ऑर्गेनिज्म की जो बेस्ट एग्जांपल है none other than the tapeworm. So this is a huge organism that belongs to this particular group. And now we want to move to the next concept, that is the food and nutrition. ये organism क्या खाते पीते हैं? तो बात ये है my dear students कि हमारे पास न्यूट्रिशन की बेस पर इन पर्टिकुलर प्लेटिमंथस के मेंबर्स की 2 टाइप्स हैं. one of them are called as free living. Whenever we say free living, इसका मतलब है कि ये अपनी फूड खुद कलेक्ट कर रहे हैं और they are living independently in an ecosystem. On the other hand, जो मेरे पास दूसरी किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, they are called as cruels, जालिम, क्योंकि ये पैरासाइट्स, ये अगर मेरी बॉडी में रहें तो मुझे कोई इतराज नहीं है, बिकॉज कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे मेरे खाने की जरूरत से ज्यादा ही फूड दे रहे हैं. तो अगर ये मेरी बॉडी में रहें और मेरे से सिर्फ फूड लेते रहें, नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज आर समथिंग लाइक कि जो कश्ती जिस कश्ती में सवार होते हैं उसी में छेद करते हैं. तो नॉट ओनली ये मेरी बॉडी से फूड ले रहे होते हैं बल्कि जो डिजीज भी कॉज करते हैं. सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज व्हाट? द पैरासाइट्स. सो either they can obtain food directly from the environment when they are doing it, so they are basically you can say engulfing what? The DOM. Whenever I write DOM, it means dead organic matter. तो ये dead organic matter को के ऊपर से feed कर रहे होते हैं. On the other hand,
ये जो मेरे पास पैरासाइट है, if they are living in my body, they are quite lucky. Why I am saying them lucky? Because these organisms are basically provided with the digested food. They don't have to strive, they don't have to struggle for the obtaining the food, because they have to work only once. Once they join my body or body of any host, तो no matter, कोई टेंशन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, these organisms they will just enjoy the food that I will take. तो इस लिहाज से these parasites they don't have to wait for the availability of the food. अब बात करते हैं वापस free living organisms की. Look at this particular video. आपको इस वीडियो में नजर आ रहा है कि ये है मेरे पास एक what? Planaria. And this particular planaria is carrying out feeding under microscope. So you can see that this particular planaria has got a protrudable. Whenever you use the term protrudable, it means जो कि बाहर निकल सकता है, something like my tongue or your tongue. It is protrudable. ये बाहर निकल सकती. तो जब एक चीज बाहर निकल सकती है तो हम उसे बोलते हैं protrudable. So they have got protrudable pharynx. This particular pharynx can come out of the body and then it can carry out some sort of muscular movements that will carry out the process of engulfment of the dome. और अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को थोड़ा सा और आगे देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वाले पार्टिकल्स अब इसकी बॉडी में जिस पर्टिकुलर जगह पे जा रहे हैं, we call it as gastrovascular cavity. Why we want to say it gastro? Because के इसके अंदर ज़्यादा डाइजेशन हो रही, क्योंकि अब आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की इसी वीडियो को फर्दर देखने को पता चलेगा कि ये वाली गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इट इज हाईली रेमिफाइड, बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड है, और इतनी ज़्यादा ब्रांच है कि इसने ऑलमोस्ट इसकी बॉडी का मोर देन 80% एरिया कवर किया हुआ है. So this particular gastrovascular cavity is basically accessing almost every part of the body except the cephalic region. Right? Whenever I say the term cephalic region, it means head region. तो head region के पास थोड़ी कम है, अदरवाइज कि पूरी बॉडी में इसने उसको कवर किया हुआ है. अब हम बात करें कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम. If the organism is basically what? A parasite. तो do you think कि इसे सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत है? थोड़ा गेस नहीं. इसकी तो बॉडी डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड है. इसके बॉडी के मोस्ट सेल ऑर्गेनिज्म के बॉडी सेल्स और ऑर्गेनिज्म के फूड से कांटेक्ट में है, तो फूड कैन बी टेकन अप वेरी इजीली एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द होल बॉडी. फिर चूंकि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज्यादा रेमिफाइड है, बहुत ज्यादा ब्रांच्ड है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर फूड डाइजेस्ट भी हो गई तो भी, नहीं हुई तो भी, तो ऑलमोस्ट उसकी बॉडी के 80% एरिया में वैसे ही अवेलेबल है. तो हर सेल क्या कर सकता है कि वो उस पर्टिकुलर अवेलेबल फूड को डाइजेस्ट कर सकता है और एनर्जी गेन कर सकता है. सो देयरफॉर नो नीड, जरूरत ही नहीं है. और अगर हम बात करें इसकी रेस्पिरेटरी की, तो दीज आर अगेन वेरी वेरी मार्वलस ऑर्गेनिज्म इन द टर्म ऑफ व्हाट पैरासाइटिज्म. देखिए मैं आपको फिर बात कर रहा हूं, कल हम समंदर की रंगीनियों की बात कर रहे थे कि उसके ऑल कलर्स आर ड्यू टू नाइट एरियंस, और आज हम जिंदगी के एक और रुख को पढ़ रहे हैं कि व्हेन दे आर अडैप्टेड टू गेन द फूड इन अ मोस्ट इजी वे. राइट? तो ये क्या कर रहे हैं कि ये फूड बैठे बैठे ले रहे हैं. लेकिन एक प्रॉब्लम आई कि जब उन्होंने मेरी बॉडी की या शीप की बॉडी में या कॉ की बॉडी में एंट्री ले ली, तो एंटर होने के बाद अब तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही. दे आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑक्सीजन. तो जब इनको इतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे? वो दो काम करेंगे. नंबर वन कि वो अपनी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर लेंगे. कम कैसे किया जा सकता है? डेफिनेटली बाय शिफ्टिंग देयर respiratory system from aerobic respiration to anaerobic respiration. So most of the organisms those are living inside my body, they are exhibiting anaerobic respiration. दूसरा काम क्या किया जा सकता था कि अपनी क्यूटिकल को बहुत थिन कर लो. तो उन्होंने अपनी क्यूटिकल को बहुत थिन कर लिया as compared to the organism those are basically free living, right? और जो free living organism है, they are most of the cells in direct contact with the water, so therefore they can get you get oxygen directly from the of course surroundings. Plus वो वाटर जिन्होंने engulf किया है, it is also rich in oxygen, तो वहां से भी इनको ऑक्सीजन मिल सकती है. So there is no very much detailed need of circulatory system and respiratory system. So next move to the next concept that is called as a nervous system. Now look at this. This very organism that is called as the planaria. This organism
is again a marvelous organism, because during the course of evolution they have introduced a very unique term जिसने शायद आपको इंसान बनाने में बड़ी हेल्प की है, जिसने आप लोगों को इन्हीं ऑर्गेनिज्म से बहुत मुमताज कर दिया है. That is a very big head that can carry out the process of thinking, that can carry out the processes, those are called as supra-biological processes. Right? उसकी इब्तदा, उसका आगाज किसने किया? इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ने, और इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई एक यू कैन से प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज सेफलाइजेशन. सेफलाइजेशन इसका मतलब यह है कि इन्होंने प्रॉपर एक डिस्टिंक्ट हेड बनाना शुरू कर दिया. और जब मैं बात करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स हेड की, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनके पास more than required number of intermediate neurons है. प्लस क्या आपके सर में सिर्फ न्यूरॉन ही ज्यादा है? तो आंसर इज नो. अल्लाह ताला ने आप लोगों के इस पर्टिकुलर रीजन को और बहुत चीजों से नवाजा है. समथिंग लाइक योर आईज, नोज, ईयर्स, टंग, दिस एंड दैट. इस पर्टिकुलर प्रोसेस की तकमील हजरत इंसान में हुई है, लेकिन इसका आगाज जिस ग्रुप ने किया था, that is basically the platyhelminthes, right? So these particular organisms, they have got the head that is very much rich in chemosensory cells that can detect the presence of the food around them. They have got the eye spots, and these particular eye spots definitely helping them to carry out many biological processes of predation and escaping from the prey, gaining entry into the, you can say, host body, and then of course finding the mate. तो ये सारी की सारी चीजें उसके हेड रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड न्यूरॉन और सेंसरी सेल्स की वजह से होती है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज सेफलाइजेशन. प्लस अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसकी साइड पर दो कौन सी नर्व है? लेटरल नर्व्स. दीज पर्टिकुलर लेटरल नर्व्स दे मूव फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द बेसल टिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म. प्लस इन पर्टिकुलर नर्व्स को जोड़ने के लिए मेरे पास, मैंने बहुत दफा वर्ड यूज कर चुका हूं आप लोगों के लिए, आपको बिल्कुल याद हो चुका होगा कि दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली कमिशनल नर्व. दोज आर गोइंग टू कम्युनिकेट, राबता बनाती हैं दो लेटर नर्व्स का आपस में. देयरफॉर हमने क्या बोलते हैं? कमिशनल नर्व्स, राइट? सो नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज कॉल्ड द स्केलेटन एंड लोकोमोशन. लुक एट दिस. These organisms, they are again very intelligent. If they are living outside, you can say host, they have got a very, very thick cuticle. But once they join their host, they cause its thickening and they basically carry outward thinning of the cuticle. So organism living inside the body, they have got very thin cuticle that definitely helps to maintain its shape and prevent this particular organism from the very adverse effects of certain medicines. So, very thin cuticle. They lack any sort of locomotor organs because they don't need it. Why? They are living in my body. They just have to stuck themselves, or they have to adhere themselves with my intestine or with my body. So for this purpose, they have got few structures, something like hooks, something like suckers, something like other barbs, anchors of you can say organs, but they don't need any sort of locomotion, right? So locomotion is possible only and only in free living organisms. Look at this. Okay, this particular plate area, it has got cilia on the ventral side only. There is no dorsal, you can say cilia, and these particular cilia definitely they help the organism to crawl on the dome, and you can say spread its pharynx, its muscular pharynx, protrudable pharynx to get the food from the surroundings. Now we want to move to the reproduction. Last concept of the day. What is meant by reproduction? Again, बार बार आपसे बोल रहा हूं, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन अगर ना होती तो शायद इस पर्टिकुलर जमीन पे जिंदगी बहुत छोटी से टाइम के लिए अपेयर होती और फिर वैनिश हो जाती. इट इज रिप्रोडक्शन that basically ensures the continuity of the species and races on the face of earth. So reproduction is must for most of the organism of that particular species. So अगर मैं बात करता हूँ इसकी रिप्रोडक्शन की, तो मुझे पता चलता है कि they can carry out reproduction by two means. Look at this.
One of them is called as asexual reproduction. Or in case of asexual reproduction, we have to have only one organism. और इस asexual reproduction का जो सबसे common way है वो क्या है? That is called as regeneration. 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 Right. अब इस पर्टिकुलर रिजनरेशन को करवाने में इसका कोई आसानी नहीं है, यानी कि जितनी अच्छी रिजनरेशन आप लोगों को फाइलम प्लेटिलमैथस में नजर आती है, कहीं और नजर नहीं आती, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिजम्स में के जो टिश्यू लेवल तक पहुंच चुके। लुक एट दिस वीडियो। इस वीडियो में जो इंसान है क्या कर रहा है कि उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेकिन क्या नजर आ रहा है मुझे कि आहिस्ता 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 एवरी पार्ट इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म था, उसके बड़े पार्ट्स कर लिए और सारे पार्ट्स ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो गए या ट्रांसफॉर्म हो गए। मूवी देखी होगी आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गए। बात एक सवाल ये है, ये ऐसा कैसे कर लेते हैं? तो इसके लिए आप लोग इस पर्टिकुलर इमेज को देखिए। यहां हमने क्या किया हुआ है कि यहां हमने उन पर्टिकुलर सेल्स को आइडेंटिफाई किया है कि जो रिजनरेशन में रोल प्ले करते हैं, और हम उन पर्टिकुलर सेल्स को क्या नाम देते हैं? नियोब्लास्ट्स। नियो, व्हेनेवर आई यूज द टर्म नियो, इसका मतलब होता है मॉडर्न, यानी कि असरे नौ, दोबारा से किसी गुमी हुई चीज को, लॉस्ट पार्ट को, इंजर्ड पार्ट को दोबारा से बनाने वाले, अ न्यू, राइट? Blast means cells. So these particular neoblasts, they are, look at this image again. आपको नजर आ रहा है कि हमने फ्लोरेसेंट डाई से इन पर्टिकुलर सेल्स को ट्रेस किया तो पता चला कि they are almost uniformly distributed in the body. Plus, they are not concentrated in the cephalic region, but they are existing over there as well. Therefore, अगर मैं इसको इस पर्टिकुलर रीजन से कट करता हूं जो हेड रीजन के बहुत पास है, तो रिजनरेशन का रेट कम होता है, लेकिन अगर मैं इसको सेंटर से कट करता हूं तो डेफिनेटली रिजनरेशन रेट बहुत ज्यादा रैपिड हो जाता है। एंड अदर वे ऑफ रिप्रोडक्शन इज, यस यू आर राइट, दैट इज कॉल्ड एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर मैं बात कर रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यू नो कि वी हैव टू हैव organisms of two different genders, but in this case it is not true. Most of the members of platy, they are hermaphrodite. Whenever I use the term hermaphrodite, इसका मतलब ये है कि these organisms, they have got both sex organs in the same individual. Right, they have got the testes, they have got the ovaries, and they are lying in the same organism. Plus, look at this diagram. Oh my God, they have got lot more ramified testes and lot more ramified ovaries. The only reason is they want to produce a huge number of sperms and eggs. Why it is so? Because these organisms, they want to make huge number of zygotes. They want to make huge number of larvae so that the chances of survival may be there. Because की गुजर का उसूल ये है कि जो चीज ज्यादा जाया होती है उसके कॉम्पनसेशन के लिए उसको उतना ज्यादा प्रोड्यूस भी किया जाता है. So that's why nature has blessed them with huge, you can say, reproductive organs that can produce enormous number of sperms and enormous number of eggs. Although they are hermaphrodite, but they prefer to carry out cross-fertilization, right? And that's it for today. लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि इनमें बहुत ऐसी स्पीशीज भी हैं कि जिनके अंदर मेल ऑर्गेनिज्म सेपरेट है और फीमेल ऑर्गेनिज्म सेपरेट है. छोटा सा होमवर्क आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ कि कभी इंटरनेट यूज करें तो ये भी देखिएगा कि प्लेटी के वो कौन कौन से मेंबर्स हैं कि जो प्योर मेल हैं और प्योर फीमेल है. इसी एक थॉट पॉइंट के साथ मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाजत, और हमेशा की तरह आपसे कहूँगा कि अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का, पर्टिकुलरली अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा. उन्हें बहुत खुशियाँ दीजिएगा क्योंकि खुशी हमेशा देने से बढ़ती हैं, फैलाने से बढ़ती हैं. आई वॉन्ट टू से यू बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.